Okay, so let's continue with the factors. And I hope everything that we have discussed, meanwhile, related to the financing decision and debt and equity is all clear to all the students. Now, let's start with the factors affecting financing decisions. So, first factor is cost. Okay, so अभी हम सबको पता है कि हर एक तरह की जो भी आप सोर्सेस के थ्रू पैसा रेज करेंगे उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, राइट? तो डेट की कॉस्ट क्या होती है? डेट की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? इक्विटी की कॉस्ट होती है डिविडेंड। और हमको पता है कि हमको एक ऐसा प्रपोर्शन बनाना है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाना होता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो कम से कम हो। मगर हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा रिस्क लेवल होना चाहिए वो मैनेजेबल रहना चाहिए। दैट मीन्स बाय रिड्यूसिंग आवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल we should not increase our risk by taking more of debt in the capital structure, क्योंकि हम जैसे ही debt को include करेंगे capital structure में overall cost आपकी reduce होनी शुरू हो जाएगी, but that will increase the cost also, that will increase the risk also. Okay, so cost पहला point पढ़ लेते हैं. Cost of each type of source should be estimated. Cost of debt is interest and cost of equity is dividend. Debt is cheaper and the company should opt for the cheapest source so as to reduce the overall cost of capital. Clear to everybody? Next, risk. रिस्क का भी पॉइंट रिलेट करता है आपका कि किस सोर्स के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो हमने अभी अभी पीछे स्लाइड्स पे देख लिया कि डेट इज कंसिडर्ड एज मोर रिस्की। सो इसका रिस्क फैक्टर इसीलिए है बिकॉज दैट इज एसोसिएटेड विद द टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट which is not there in case of equity. So in comparison to both of them, we can say that debt is more risky as compared to equity. And secondly, it is also important that we understand that by using debt we are taking risk, right? But the cost is also getting reduced. So if the organization is growing, we can always increase the risk and can pay the and can bear the risk and generate the returns, higher returns for the equity shareholders. Okay, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाता है वो है आपका रिस्क एपेटाइट का। तो रिस्क एपेटाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिस्क एपेटाइट का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन टोटालिटी एज अ होल कितना रिस्क ले सकती है। तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हम डेट को लेने की वजह से रिस्क लेते हैं उसे कहा जाता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, राइट? दूसरा होता है हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक में हम कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, यानी कि ड्यूरिंग द ऑपरेशंस और व्हाइल रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज दैट कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग। जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट रहती है उतना ही ज्यादा आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि ऑपरेटिंग रिस्क होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी रिस्क बियर करती है तो उसको अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना होता है कि वो फाइनेंशियल रिस्क कितना लेगी और ऑपरेटिंग रिस्क कितना लेगी। अब आप ये समझ के चलिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेती है दोनों रिस्क को एक साथ नहीं बढ़ाती। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो एक ही है जिसमें से इस दोनों रिस्क यानी कि दोनों कॉस्ट को रिकवर करना है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले लेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है कि वो डिफॉल्ट करे ही करे। इसीलिए हम रिस्क हमेशा ऐसी कैपेसिटी में लेते हैं जिससे कि या तो ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो फाइनेंशियल रिस्क ले लीजिए, और अगर फाइनेंशियल रिस्क कम है तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा रहेगा। तो दोनों में से कोई एक रिस्क ही हायर साइड पे रहता है, दूसरा ऑटोमेटिकली कम रहता है, so that the total risk appetite of the organization it remains in the manageable scenario, manageable hands. Okay, so this is very important to be taken care of. Okay, let's read risk. Company should assess the different risk associated with the sources that has higher financial risk as compared to equity. सबको पता है debt has a higher risk on account of payment of timely fixed interest and repayment of principal amount. However, no such compulsion is there in equity, so equity should be preferred in case we don't want to take risk. Okay, आगे जो हमारा लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है।
टोटल रिस्क विच इज ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क में फिर से बता देती हूँ कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के होने की वजह से जो रिस्क होता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग रिस्क, राइट. और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपके डेट के होने की वजह से जो रिस्क आप बियर कर रहे हैं उसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क. सो टोटल रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस शुड बी चेक्ड. तो एक समय पे जब आप इसको चेक करते हैं तो बेसिकली ये इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि एक समय पे आप एक ही तरह का रिस्क ज्यादा लेंगे, दोनों रिस्क को एक ही टाइम पर नहीं बढ़ाया जाता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द फंड रेजिंग एक्सरसाइज. So what do we incur in flotation cost? We incur underwriting commission, we incur brokerage, we hire issue managers, we hire merchant bankers. So whatever fees that we are paying to all of them is basically our flotation cost. Okay. Flotation cost के अंदर हम देखेंगे, okay, there is a request for repetition of operating risk. Operating risk का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं, उसके अंदर वो ऑपरेशंस हैं आपके, राइट, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं सो एज टू जनरेट रेवेन्यू. और रेवेन्यू अब जब आप जनरेट करते हैं वो क्यों जनरेट करते हैं? सो दैट यू कैन डिडक्ट ऑल योर एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट एंड यू कैन अर्न प्रॉफिट. फाइनल अकाउंट्स में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ये सब. अब जो आपके पास प्रॉफिट आया उसके अंदर से आपने सैलरी भी पे करनी है, वेजेस भी पे करने हैं, रेंट भी पे करने हैं. तो ये सब हमारे किसके एलिमेंट है? ये सब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट के एलिमेंट्स है, राइट. तो अब अगर किसी की कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, राइट, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है, उसके ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आप डेट यूज कर लेते हैं और इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन भी ले लेते हैं, व्हाट विल हैपन? it will ensure that the company is going to default, right. So इसीलिए जो भी आपने अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में पढ़ा था ना डेबिट साइड पे, वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है. और जब हम उसको हमारे क्रेडिट साइड में जो हमने इनकम जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया, उसको जब ऐड करके माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने कैसे निकाला? ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करके. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज दैट ऑपरेटिंग रिस्क, राइट. तो वो रिस्क है क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. अब अगर उसी कम प्रॉफिट पे तुम फाइनेंशियल रिस्क यानी कि तुम डिबेंचर्स के थ्रू पैसा भी रेज कर लोगे तो तुमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. सो it will create a risky situation for the organization. Okay, so in any situation the organization should either have a higher operating cost or a higher financial cost. Both of them should not be on the higher side at any one point of a time. Okay, I hope this is clear now. Okay, next आगे चलते हैं. अब हम फ्लोटेशन कॉस्ट में मैंने बताया था कि हर तरह की जो पैसे पे किए जाते हैं फॉर रेजिंग द फंड्स यूजिंग इक्विटी और डेट, तो वो हमारा कहलाता है फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट किसका हाई रहता है? इक्विटी का, राइट. तो क्योंकि वो फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है इसीलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबल कंडीशन में चल रही है, एक स्टेबल प्रॉफिट की कंडीशन में चल रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस हाई फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी बिकम्स अनअट्रैक्टिव. मतलब लोग इक्विटी के थ्रू पैसा प्रेफर नहीं करेंगे रेज करना बिकॉज इट हैज गॉट अ लो कॉस्ट ऑफ it has got a high cost of raising funds. Okay, let's read it. Flotation cost of debt is lower than the flotation cost of equity. Higher the flotation cost, lesser attractive the source. Okay, I hope the factors are clear, everybody. Next point is cash flow position of the business. Now cash flow position मतलब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट तो है मगर कैश फ्लो होना जरूरी है. मतलब वो कैश में कितना है, राइट. तो अगर हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग, जो कि प्रॉफिटेबल है और जिसका कैश फ्लो भी अच्छा है यानी कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी मेंटेन्ड है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रेफर करेगी? उस केस में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कैश फ्लो चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को पे कर सकती है, इसीलिए वो डेट को प्रेफर करेगी, राइट. मगर ऑन द कॉन्ट्ररी जब उसका कैश फ्लो लो है और प्रॉफिट्स भी कम है
तो वो किसको प्रेफर करेगी? इक्विटी को, बिकॉज देयर इज no commitment of payment of return and the repayment of principal amount. Okay, let's read it. Strong cash flow position makes debt more attractive as the firm will be in the position, will be able to meet the fixed cost associated with the debt. Whereas in case of low cash flow position, equity is preferred on account of no commitment of payment of dividend and repayment of principal. I hope everybody is clear with this. Next factor is, मैंने कहा ना, अगर आपको वो जो हमने पहले डिस्कस किया ना फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, अगर वो समझ में आ गया है ना, फैक्टर्स बहुत हैंडी हो जाते हैं समझने में, राइट? तो बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फैक्टर्स आर गोइंग टू फ्लो एंड यू आर गोइंग टू इम्बाइब इट. ओके, सो नेक्स्ट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. मैंने अभी भी क्या बताया था आपको? ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताया था. ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट के अंदर जो शो किया जा रहा है वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं. तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज कैसा रहेगा? लो. और फाइनेंशियल लिवरेज का लो होने का मतलब क्या है? कि आप डेट को कम यूज करेंगे, राइट? क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क दोनों एक साथ एक टाइम पर यूज नहीं किया जा सकता है. ओके, बिकॉज ज्यादा रिस्क लेने का मतलब है इट विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिक्विडेट. ओके, लेट्स रीड इट. If firm already has high fixed operating costs, example rent, salary, etc., it must opt for a source with lesser fixed cost. Example interest. तो lesser fixed cost किसकी होती है? Equity की. That is not, will not choose debt. However, if the operating cost is less, more debt financing should be preferred. यानी कि अगर operating cost कम है तो profits available है. अब उस केस में आप फाइनेंशियल रिस्क को बियर कर सकते हैं, इसीलिए आप डेट को यूज करके पैसा रेज कर सकते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर अगेन. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन. ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये हमने 11th में भी किया था. सबको याद होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि ओनर्स होते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? ओनर्स के हाथ में. तो अगर आपको अपने कंट्रोल्स देने हैं किसी और के हाथ में, एंड यू वांट that the ownership should be distributed between plenty of people, use equity, right? Whereas if you want to retain all the controls in your own hand, use debt to raise funds. Okay, let's read it. Issue of equity shares dilutes the control, whereas debt carries no control right. No control right as an ownership debt के पास नहीं होती है. So if company wants to avoid takeover bids, they will issue debt टू इक्विटी. ओके, और टेक ओवर इसलिए कहा गया बिकॉज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगी तो उस केस में टेक ओवर होने की सिचुएशन आ सकती है. इसीलिए आप अगर ये सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इक्विटी अपने हाथ में ही रखिए और जो भी पैसा चाहिए वो डेट के थ्रू रेज कीजिए, एडिशनल जो भी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है? अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन आपकी बुलिश फेज होती है, राइट? बुलिश फेज मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी है, स्टॉक मार्केट फ्लरिश कर रहा है, बूम है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो लोगों का परसेप्शन क्या रहता है? कि वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए उस फेज के अंदर पैसा रेज करना चाहिए इक्विटी को यूज करके. वेयर एज जब बियरिश फेज होता है, यानी कि जब आपकी कैपिटल मार्केट का जो स्टेट है वो बहुत डिप्रेसिव स्टेट है, लोग पैसा लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, इक्विटी के अंदर लोग रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके पैसे कैसे रेज होंगे? बाय यूजिंग डेट. ओके, सो यही लिखा है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग बूम पीरियड issue of equity will find takers, but will find takers means will find investors. But during the period of depressed capital market, that is bearish phase, firm will have to use debt to raise funds. Okay, I hope this financing decision is clear to all. Anybody having any doubt in this, please ask. Anybody having any doubt? Okay, 5th point में doubt है वैदिक आपको? Let me just go back to it.
लेवल्स ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एग्जांपल इंटरेस्ट क्यों लिखा मैंने, ओके मैम फैक्टर्स के फिफ्थ पॉइंट में डेट को प्रेफर नहीं किया, बट एग्जांपल में इंटरेस्ट क्यों लिखा गया है, ओके फिफ्थ पॉइंट आपको कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो वेजेस है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, सब चार्ज कर रहे हो, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है। अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई रहती है, आपको याद होगा ना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हैं उसमें जो डेबिट साइड है अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि अगर डेबिट साइड बढ़ रही है तो मेरा ऑपरेशन कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ गया है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है उस केस में आपको फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंशियल लेवरेज विच इज इंटरेस्ट। एग्जाम्पल इंटरेस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो डिविडेंड नहीं होती, वो इंटरेस्ट होता है जो आपको डेट के ऊपर पे करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है तो आपको जो आपका सोर्स है regarding the fixed financial charge that is leading to the financial cost which is debt, it should not be preferred, whereas अगर operating cost low है overall में तो आप debt को prefer कर सकते हैं because उस केस में एक ही रिस्क बढ़ रही है, वो है फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क आपकी कम है। पर जब ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगी तो फाइनेंशियल रिस्क को कम रखना होगा और फाइनेंशियल रिस्क विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल कॉस्ट. And what is that financial cost? It is represented by interest. Okay, interest and the principal amount which has to be repaid. I hope that this is clear now. Okay, दिया आपका लास्ट पॉइंट है लक्ष्य। अगर आपको 6 पॉइंट समझ में नहीं आया है लो कंट्रोल वाला, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार इक्विटी और डेट की ओनरशिप स्टडी करके आए 11 से, बिकॉज इक्विटी और डेट के ओनरशिप में हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि इक्विटी आर कॉल्ड द ओनर्स एंड डेट डू नॉट हैव द ओनरशिप राइट। तो अगर उनके पास ओनरशिप राइट नहीं होते हैं, so who has got the control over the organization? Is it not the equity shareholders? So if equity shareholders are having the control, so in that case you will be having the possession, you will having the control rights of the organization. So in that case आप डेट को यूज कीजिए और फंड रेज कीजिए। मगर अगर आपको कंट्रोल बांटने हैं, लोगों में चाहते हैं कि बहुत सारे ओनर्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कीजिए और जहां कंपनी को लॉस होगा कोई ना कोई शेयर होल्डर आएगा और वही कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको वहां से समझना है। दिया आपने पूछा है कि लास्ट पॉइंट में कॉस्ट को रेफर कर रहे थे क्या, कॉस्ट को रेफर, लास्ट पॉइंट में कॉस्ट को रेफर नहीं किया गया है दिया। लास्ट पॉइंट में ये रेफर किया गया है कि हम जो भी डेट हो या इक्विटी हो हम कहाँ से रेस करते हैं पैसा, उससे इन द ओपन मार्केट। दैट ओपन मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट एंड देन प्राइमरी मार्केट से जब इशू होके जाता है तो कहाँ जाता है, सेकेंडरी मार्केट विच इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज इंक्लूडिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारा मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन है इस वक्त, अगर वो अच्छी चल रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्टर्स जो हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ दे आर हैविंग डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज, तो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में, तो आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कीजिए। मगर अगर आपका जो फेज है वो बियरिश फेज है, मतलब डिमांड नहीं है मार्केट में, उस वक्त जब लोग इक्विटी में पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं, जब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी में पैसा लगाकर, तब आप किसके थ्रू पैसा रेज करेंगे, तब आप यूज करेंगे डेट को। ओके मैम, क्योंकि बूम पीरियड में रिस्क कम होगा और बियरिश में रिस्क ज्यादा, तो कॉस्ट कम, कॉस्ट कम, कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका दिया, कंफ्यूज मत हो। रिस्क और कॉस्ट यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। रिस्क यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के रिस्क की, समझो। स्टॉक एक्सचेंज में कौन इन्वेस्ट करता है, लोग, ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का शेयर्स खरीदना चाह रही हैं या डिबेंचर्स खरीदना चाह रही हैं, सो दे नीड टू डिमांड फॉर इट। तो अगर
आपका फेज, कैपिटल मार्केट का फेज बुलिश है, मतलब देयर इज अ डिमांड विच इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, तो आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। और अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है इक्विटी के लिए, तो कहां से पैसा रेज करोगी? द आंसर इज डेट। और अगर अभी नहीं समझ में आया है तो वापस से ये क्लास का वीडियो देखना। चलो अब आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो डिविडेंड डिसीजन टॉक्स अबाउट दैट how much amount of surplus that has been generated by investing the funds in the investment proposal, which is both long term and short term. Whatever surplus amount that you have generated, whether you are going to retain it or you are going to distribute it, and in what proportion are you going to retain it and what is going to be distributed, yahi hai dividend decision. पढ़ लेते हैं इसे। okay, dividend is the portion of the divisible profit that is distributed to the owners, that is shareholders. It results in the current income of the shareholders. Retained earnings is the proportion of profit kept in, that is reinvested in the business for the purpose of business. For the purpose of business यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि आपने उसको reinvest किया business में for the purpose of making the organization grow, making your organization expand for any reason, right? So dividend decision involves how much of the profit earned by the company after payment of tax will be distributed to the shareholders as dividend, and how much is going to be retained to finance the projects of the firm. Clear? ये सबको समझ में आ गया होगा। Decision must be taken keeping in mind the firm's overall objective of maximizing the shareholders wealth, यानी कि जो भी आपका डिसीजन हो, चाहे रिटेन करने का हो या डिविडेंड देने का हो, दोनों के अंदर आप का जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, और वो आपको इंश्योर करना है कि आप उसे मीट करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं, राइट? किस बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाता है, क्या डिसीजन लिया जाता है। सो फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। ओके, मैंने आपको बताया दो चीजों के बारे में, एक तो कैश फ्लो और दूसरा आपके पास ये अर्निंग्स। अर्निंग्स होने का मतलब, प्रॉफिट होने का मतलब कैश फ्लो है, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट्स कई बार आपके कैश में नहीं होते, इसीलिए कैश फ्लो भी देखना बहुत जरूरी होता है व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहा है अमाउंट ऑफ अर्निंग। सो इट इज सेइंग दैट अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हम डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं। So dividend is paid out of current year earning and out of past earning, right? तो अगर earnings organization के पास available है current year में, और या फिर उसके past year की earnings available है, तो उस केस में organization एक बेहतर dividend declare कर सकता है, right? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब earnings नहीं available है previous year या past या current year के, उस केस में जो dividend payout ratio रहेगा वो कम रहेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हमेशा हर शेयर होल्डर यही चाहता होता है कि उसको एक स्टेबल डिविडेंड मिले, राइट? तो अगर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड पे आउट करने की कैपेसिटी हमेशा हायर रहेगी। Whereas if the earning is unstable, तो आप डिविडेंड कम प्रेफर करेंगे पे करना, और प्रेफर भले ही आप कर ले, मगर जो आप अमाउंट पे करेंगे डिविडेंड में वो कम रहेगा, राइट? सो लेट्स रीड दिस पॉइंट। If earnings are stable, the company is in greater capacity to have a higher payout ratio, that is greater proportion of earnings can be given as dividend,
एज अगेंस्ट अनस्टेबल अर्निंग, वेयर एज अनस्टेबल अर्निंग में आपका जो प्रपोर्शन रहता है, जो अमाउंट रहता है, दोनों ही कम रहता है. ओके okay? अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि अगर अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है पे करना. सिमिलरली आप ये देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी जनरली एक ऐसा पॉलिसी को फॉलो करती है जिसमें या तो वो अपने रेट को स्टेबलाइज कर देती है या तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड को स्टेबलाइज कर देती है. राइट तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस केस में आपका ये स्टेबल डिविडेंड का पॉलिसी फॉलो कर सकता है. मगर ये सब कुछ होने के लिए जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट स्टेबल होना चाहिए या बढ़ता हुआ होना चाहिए. ओके, so let's complete this point. Companies generally follow a policy of paying a stable dividend. तो मैंने पहले भी कहा स्टेबल डिविडेंड पर शेयर का मतलब हो जाएगा या तो आप अमाउंट में स्टेबलाइजेशन लाइए या तो रेट में स्टेबलाइजेशन लाइए. Increase in dividend is made only in case of increase in earning potential of company. Dividend per share is not altered if change in earning capacity is temporary. Right? So आप ये देखिए कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि डिविडेंड पर शेयर, मतलब यहाँ पर अगर आपकी अर्निंग्स ही टेम्पररी थी या जो अर्निंग में जो इंक्रीज हुआ था वो ही टेम्पररी था, तो उस केस के अंदर आप एक इंक्रीजिंग डिविडेंड नहीं ऑफर कर सकते हैं. तो कोई भी पॉलिसी स्टेबिलिटी की तभी फॉलो होगी जब ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग बढ़ रही है और स्टेबल चल रही है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, growth opportunities. So growth opportunities में again it is written other things remaining same. अगर ऑर्गेनाइजेशन की पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो पे आउट कैसा रहेगा? लो. और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है तो पे आउट कैसा रहेगा? हाई. दैट मींस पे आउट will be low in case of less opportunities available for expansion and growth, and payout ratio will be high if payout ratio will be low in case the firm has good opportunities or good potential to invest. ओके ये हम पहले ही पढ़ चुके थे डिविडेंड डिसीजन के अंदर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रोथ फंड एंड द डिक्लाइनिंग फंड फर्म. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन. सो कैश फ्लो पोजीशन के अंदर आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ कैश. इफ द फर्म इज अर्निंग, okay, so we have got 10 minutes time and 10 minutes would be sufficient to finish this topic. So let's finish this topic. Cash flow position. So payment of dividend requires outflow of cash. मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि आपके पास earnings है, इसका मतलब ये नहीं है कि cash है available, right? तो अगर आपके पास cash available है और आपके जो transactions है जो credit में है, अगर credit में ज्यादा नहीं है, उस केस में जो dividend payout रहता है वो high रहता है, right? Because whatever dividend that we pay in cash, for that we need to have sufficient amount of liquidity in the organization. So if the firm is earning profit but it is not liquid, then the payout is going to be less. पढ़ लेते हैं इसे. If the firm is earning profit but does not have cash, dividend cannot be declared. या ऐसा कहें कि dividend will be declared but it will be less amount which will be declared. Example, if most of its sales are on credit and as a result the liquidity position is not comfortable, so the dividend will not be declared either, or maybe if it is declared it will be declared for a lesser amount. Okay, agla point hai shareholder preference. What is the preference of the shareholder? What is that shareholder is demanding or expecting? If the shareholder demands or expects that the organization should give them a reasonable return on the investment and that should be regular, तो आपको रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करने चाहिए. दूसरा, अगर शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ये ग्रोइंग कंसर्न है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो री इन्वेस्ट करे अमाउंट को और बेहतर रिटर्न करे, तो आप डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेगुलरली, so in that case retention ratio is going to be higher. So basically
when we say shareholders, we are referring to owners, and whatever is the wish and will of the owner should always be taken care of. Okay, यही लिखा है यहाँ पे. Management must take care of the shareholders' preferences. If majority of shareholders prefer current dividend, have a high payout, यानी कि ज़्यादा dividend payout कीजिए. But if most of the shareholders want the company to grow by reinvesting its retained earning and give them a capital gain in terms of increase in the market price of the share, it can have a low payout or no payout, depending upon the situation demand. Okay. Next one is stock market reaction. Okay, stock market reaction का मतलब होता है कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट में कैसा रिएक्शन रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर. The goodwill is going to increase. The dividend which you are paying on a regular basis is going to increase the market value of the share, right? तो अगर कंपनी ये सोचती है कि उसको अभी भी इक्विटी से पैसा रेज कर किया है उसने और आगे भी इक्विटी को यूज करके पैसा रेज करेंगे, तो उनको स्टेबल डिविडेंड पे करते रहना चाहिए, राइट? बिकॉज उसी केस में आपके शेयर होल्डर्स ज्यादा आपसे हैप्पी रहेंगे, ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, और वो आपको उसकी जो आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो भी बढ़ती रहेंगी, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता रहेगा, राइट? पढ़ लेते हैं ऐसे. Declaration of dividend has a positive impact on the goodwill of the firm in the market, and the market price of the existing share also increases. I hope there is no doubt in this. So if the firm is planning to issue shares in the near future, it should have a high payout ratio. I hope you are able to connect and understand why is it being performed. That if we are paying high dividend, if we are paying stable dividend, it is more chances that people would be interested in investing, because the capital value of the shares or market value of the share is increasing, which is leading to capital appreciation and the capital gain to the investors. And so the shareholders will always be interested in investing in the company's equity. Okay. The next one is access to the capital market. Okay. हम बात करते हैं एक बड़ी कंपनी की जो कि कैपिटल मार्केट को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती है अपने फंड्स रेज करने के लिए. तो उस केस में वो इक्विटी के थ्रू पैसा बहुत आसानी से रेज कर सकती है. मगर एक ऐसी कंपनी जो उसकी स्मॉल स्केल पे डील कर रही है, जो कि कैपिटल मार्केट को इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाती है, या फिर ऐसा कहें कि लोग उसमें प्रेफर नहीं करते इन्वेस्ट करना, उस केस में उसके पास उसका सोर्स ऑफ फंड क्या हुआ? उस केस में उसके पास उसका सोर्स ऑफ फंड हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? तो यहाँ पर जो हमारी बड़ी कंपनीज है वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी और फिर उन्हीं इन्वेस्टर से वापस से पैसा रेज करके इन्वेस्ट कर देंगी. मगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात कर रही हूँ उन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की जिसका कि कैपिटल मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में वो कमांड वो पोजीशन नहीं है, उस केस में they will not declare much dividend if in case they have the growth opportunities, because they would not be able to get the same level of investment back from their shareholders if they are declaring it in form of dividend. So in that scenario, what they are going to do is they are going to retain the amount of profit that they have generated and reinvest it and declare a better return in future to the shareholders. Okay. The third last point is contractual constraint. Okay, contractual constraint. क्या आपको लगता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करती है और उसके साथ साथ वो डेट के थ्रू भी पैसा रेज करती है, so they come into some contractual obligations with the banks and non-banking financial companies. This point talks about that only. That means अगर फर्म ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि बैंक किसी तरह का ऑब्लिगेशन लगाए कि आप जब तक इंटरेस्ट पे नहीं कर देते और इंटरेस्ट पे करने के बाद जब तक आपके पास ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर का पैसा आपके पास रिजर्व में अवेलेबल नहीं रहता, उससे ज्यादा आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं. तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट आपने एंटर किया हुआ है किसी भी बैंक के साथ या किसी भी बोरोवर फर्म के साथ, बोरोइंग फर्म के साथ, तो सॉरी लेंडिंग फर्म के साथ, तो उस केस में आपको वो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट
just violate it, right? So it is important that whatever agreements that we enter into at the time of entering into a contract with any lending firm, we should be very careful because it may have an impact on the dividend payout ratio. Okay. Second last point, taxation policy. So टैक्सेशन पॉलिसी अभी आई है बजट में 2020 में, जिसके हिसाब से ये बताया गया है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पहले लगा करता था कंपनी को, अब वो हट चुका है, और अब जो डिविडेंड आपके इन्वेस्टर को रिसीव होगा वो टैक्सेबल हुआ करेगा, राइट? सो दिस इज अ न्यू पॉइंट व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन द बजट, राइट? और उस केस में जहां पे आपके इन्वेस्टर्स के हैंड में जो अमाउंट आता है डिविडेंड का वो टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि उनको डिविडेंड कम मिले मगर कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा मिले, मतलब कि कैपिटल जो मार्केट वैल्यू होती है आपकी शेयर्स की वो बढ़ती रहनी चाहिए। ओके, द लास्ट पॉइंट इन द फैक्टर्स इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट। तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट में यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो आपका है, जो कि 2013 का है, उसने कुछ कंसिडरेशन रखा है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट रखा है डिविडेंड पेमेंट में। वो क्या है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 has placed the restriction of dividend that has to be adhered to while declaring dividend. और वो क्या है constraint? The rate of dividend cannot exceed the average of rates declared in the past 3 years. मतलब पिछले 3 सालों में जिस रेट से आपने डिविडेंड दिया है उस रेट को आपको एक्सीड नहीं करना होता है, even if the income has increased. And after payment dividend, reserve should not be less than the 15% of paid up share capital. तो मतलब जो आपके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल है उसका जो भी अमाउंट पेड अप अमाउंट है जो आप रिसीव कर चुके हैं अब तक, राइट, वो जो कैपिटल आपका दिख रहा है इक्विटी शेयर का, उसका 15% निकालिए, उसका 15% का रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? एंड वो रिजर्व आपको क्यों मेंटेन करना होता है? फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसीलिए ये मैंडेटरी रिजर्व रख दिया गया है कि इतना आपको मेंटेन करना ही है, विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल का 15% हैज टू बी मेंटेन्ड एज रिजर्व्स, और जो बच गया प्रॉफिट उसको आप एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे वो किस रेट से डिक्लेयर होगा? इट शुड नॉट बी लेस देन और अदर शुड नॉट एक्सीड the rates at which you have issued dividend in the past 3 years, right? So this completes the fact